हेलो 8th क्लास। हम लोग कल चैप्टर नंबर 2 में टीपू सुल्तान शेर मैसूर के बारे में पढ़ा था। उसी के आगे बढ़ते हुए आज मराठों से लड़ाई ये टॉपिक हम लोग करने वाले हैं। 18वीं शताब्दी के आखिर में कंपनी जैसे मैसूर की ताकत का अंदाज़ा था, उनको मराठों की ताकत को काबू करने के बारे में वो सोचने लगी। 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई में हार के बाद दिल्ली से देश का शासन चलाने वाले मराठों का जो सपना था वो चूर चूर हो गया। यानी कि आप अंडरलाइन करेंगे, पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठे हार गए। उन्हें कई राज्यों में बांट दिया गया और बागडोर, सिंधिया, होलकर, गायकवाड़ और भोंसले ये अलग अलग राजवंश थे उस समय के मराठों के। ये सारे सरदार एक पेशवा जिसको कहते थे के अंतर्गत एक राज्यमंडल के सदस्य होते थे। पेशवा इस राज्य मंडल का सैनिक और प्रशासकीय प्रमुख होता था और पुणे में रहता था। महादजी सिंधिया और नाना फडणवीस दो प्रसिद्ध मराठा योद्धा और राजनीतिज्ञ थे जिनका इतिहास बना है। एक के बाद कई युद्धों में कंपनी ने मराठों को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। 1782 में एक संधि हुई जिसको सालबाई की संधि कहा जाता है, अंडरलाइन करेंगे, ख़त्म हुआ, जिसमें कोई पक्ष जीत नहीं पाया। दूसरा अंग्रेज मराठा युद्ध हुआ 1803 और 5 में। इसका नतीजा निकला कि उड़ीसा और यमुना के स्थित आगरा और दिल्ली सहित कई भूभाग अंग्रेजों के कब्जों में आ गए। और तीसरा 1817 से 19 के बीच में हुआ युद्ध में मराठों की ताकत को पूरी तरीके से कुचल दिया गया और पेशवा को पुणे से हटाकर कानपुर के पास बिठूर में पेंशन दे दी गई और भेज दिया गया। पूरा कंपनी का नियंत्रण हो गया। तो हमने देखा धीरे धीरे कंपनी क्षेत्रीय विस्तार की नीति पर चल रही थी। ये आपको दिख रहा है चित्र। लॉरेंस हेस्टिंग्स थे जो गवर्नर जनरल बन के आए थे 10 साल के लिए, 13 से 23। सर्वोच्चता की नई नीति इन्होंने अपनाई। कंपनी का दावा था कि उसकी सत्ता जो है वो सर्वोच्च है, इसलिए भारतीय राज्यों से वो ऊपर है। अपने हितों की रक्षा के लिए वह भारतीय रियासतों का अधिग्रहण करने और धमकी देने के अधिकार मानती थी। और यह सोच बाद में अंग्रेज की नीतियों में भी दिखाई दी। उदाहरण के लिए जब अंग्रेजों ने कित्तूर के एक छोटे से राज्य को कब्जे में लेने का प्रयास किया तो रानी चेन्नम्मा दिख रहा है आपको चित्र में, इनको दिखाया गया है। इन्होंने हथियार उठा लिए, अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन छेड़ दिया। 1824 में उन्हें गिरफ्तार किया गया। 29 में जेल में उनकी मृत्यु हो गई। चेन्नम्मा के बाद कित्तूर स्थित संगोली के एक गरीब चौकीदार रायन्ना ने प्रतिरोध जारी रखा और बहुत सारे ब्रिटिश विरोधी दस्तावेजों को उन्होंने नष्ट किया। अंग्रेजों ने पकड़ा और उसको फांसी पे लटका दिया। 1830 के दशक के अंत तक ईस्ट इंडिया कंपनी रूस के प्रभाव से बहुत डरी हुई थी। कंपनी को भय था कि रूस का प्रभाव पूरे एशिया में फैल नहीं जाए और भारत को भी चपेट में न ले ले। इसलिए अब उत्तर पश्चिमी भारत पर भी अंग्रेज नियंत्रण करना चाहते थे। और 38 से 42 के बीच अफ़गानिस्तान के साथ उन्होंने लंबी लड़ाई लड़ी और कंपनी का शासन स्थापित किया। 43 में सिंध, अभी वर्तमान पाकिस्तान में है जो, इसके बाद पंजाब की बारी थी। महाराजा रंजीत सिंह ने कंपनी की दाल को नहीं गलने दिया। उनकी मृत्यु के बाद 2 लंबी लड़ाइयाँ हुई और पंजाब पर भी अंग्रेज़ों का नियंत्रण हो गया। विलय नीति अधिग्रहण की आखिरी लहर 48 से 56 के बीच गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी बन के आए। उन्होंने नई नीति अपनाई। इसमें ये होता था कि जो किसी के कोई शासक है उसकी मृत्यु हो जाती है और उसके अगर कोई पुरुष या बेटा नहीं है तो वो रियासत कंपनी के नाम हो जाएगी। इस सिद्धांत को उन्होंने अपनाते हुए सतारा, संबलपुर, उदयपुर, नागपुर, झांसी, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई जो थे अंग्रेज़ों के, क्योंकि उनके भी अपने कोई औलाद नहीं थी। आखिरकार 1856 में कंपनी ने अवध को भी अपने नियंत्रण में ले लिया और कहा कि एक नया बहाना या कि वहाँ का शासन अच्छे से नहीं चल रहा, उन्होंने कुशासन का नाम दिया इसको, तो इसलिए ज़रूरी हो गया और नवाब को गद्दी से हटा दिया और फिर ये 1857 का विद्रोह हुआ। तो आप देख सकते हैं कि गवर्नर जनरल यहाँ पर किस तरीके से पहले मैसूर को मिलाया, फिर मराठों को मिलाया, फिर पंजाब को मिलाया, उसके बाद अब ये स्थानों को अलग अलग नीतियों के नाम पे
ये भारत अंग्रेज़ों के नियंत्रण में धीरे धीरे फैलता हुआ आप देख सकते हो, फैलती सत्ता। ठीक है, और आगे का बचा हुआ चैप्टर जो है हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।